हेलो एवरीबॉडी, मैं विशाल विशटेक में आपका स्वागत करता हूं। ये एंगुलर 9 के कंप्लीट प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट 3 है। हमने पिछले पार्ट में जो प्रोडक्ट फॉर्म था उसका डेमो देखा था। इस पार्ट में हम उस प्रोडक्ट फॉर्म पे वर्क करेंगे और इस पार्ट में हम कुछ इनिशियल सेटअप भी देखेंगे एंगुलर के लिए। साथ ही साथ हम अपने वेब एपीआई पे भी कुछ काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने वेब एपीआई में। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको क्या अपने वेब एपीआई में कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है। तो मैं अपने विजुअल स्टूडियो 2019 में आता हूं। सबसे पहले तो आपको जो इनिशियल सेटअप है, जो मैंने पिछले पार्ट में वेब एपीआई के लिए बताया था, वो परफॉर्म करना है। फिर उसके बाद से आपको एक कैटेगरी क्लास ऐड करनी है। ये कैटेगरी क्लास का काम ये होगा कि इस कैटेगरी क्लास के बेस पे हम अपने डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करेंगे। उस टेबल में कुछ कैटेगरी मैनुअली फिल करेंगे और फिर उन कैटेगरी के बेस पे हम अपने प्रोडक्ट फॉर्म पे कैटेगरी को डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, तो ये कैटेगरी क्लास जैसे ही आप ऐड करेंगे, इस कैटेगरी क्लास के बेस पे आपको फिर टेबल क्रिएट करना होगा। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आप पैकेज मैनेजर कंसोल पे आएंगे। यहाँ पे आप एक माइग्रेशन ऐड करेंगे। सिंपली माइग्रेशन को ऐड करने के लिए आप कमांड लिखेंगे ऐड डैश माइग्रेशन। फिर उस माइग्रेशन का नाम, सपोज कोई भी आप माइग्रेशन का नाम दे दीजिए, इनिशियल क्रिएट या ऐड कैटेगरी, कुछ भी। फिर उसके बाद आप एंटर बटन प्रेस करेंगे। आपकी जो माइग्रेशन होगी वो क्रिएट हो जाएगी। ऐसे मैंने इनिशियल क्रिएट नाम से अपनी माइग्रेशन क्रिएट की थी जब मैं कैटेगरी को ऐड कर रहा था। फिर उसके बाद से इस माइग्रेशन से आप अपने डेटाबेस को अपडेट करेंगे टेबल क्रिएट करने के लिए। ये तो बस आपका स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है माइग्रेशन का, जिसकी हेल्प से आपको इस स्ट्रक्चर में डेटाबेस में टेबल क्रिएट होगा। इस कोड को कमिट करने के लिए, डेटाबेस में एग्जीक्यूट कराने के लिए, या फिर इस कोड के बेस पे डेटाबेस में टेबल क्रिएट करने के लिए आपको इस कोड से अपने डेटाबेस को अपडेट करना होगा। उसके लिए आप कमांड लिखेंगे अपडेट डैश डेटाबेस पैकेज मैनेजर कंसोल में ही। यहाँ पे पहले आपने कमांड लिखी ऐड डैश माइग्रेशन नेम। उसके बाद आप कमांड लिखेंगे अपडेट डैश डेटाबेस। फिर उसके बाद से जैसे ही आप अपडेट डैश डेटाबेस कमांड लिखेंगे, इस माइग्रेशन से आपका डेटाबेस अपडेट होगा और एक कैटेगरीज नाम से टेबल आपके डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपने इतना काम कंप्लीट कर लिया होगा। अगर ये आपको इनिशियल सेटअप करने में कुछ परेशानी हो रही है तो मैंने पार्ट 1 में इनिशियल सेटअप कराया हुआ है और पार्ट 1 में ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कोड का, इस कंप्लीट कोड का, अभी तक जहाँ जितना कोड हुआ है उसका गिटहब पे मैंने कोड डिप्लॉय कर दिया है। उस कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 में दिया हुआ है। तो आप गिटहब पे जाके भी वहाँ से हेल्प ले सकते हैं अगर आपको कहीं कुछ कोड में दिक्कत आ रही है या फिर किसी चीज़ में। ठीक है, फिलहाल आनी तो नहीं चाहिए। तो अभी एपीआई में बस हम इतना ही काम करते हैं। हम आते हैं वापस अपने एंगुलर एप्लीकेशन में और कुछ काम अपने एंगुलर एप्लीकेशन में भी कर लेते हैं इनिशियल सेटअप के लिए, क्योंकि अभी हमने एंगुलर एप्लीकेशन केवल क्रिएट किया है, उस पर कोई भी काम कंप्लीट नहीं किया है या फिर कोई भी काम किया नहीं है। इस पार्ट में हम जो बेसिकली काम करेंगे वो अपने एंगुलर एप्लीकेशन में राउटिंग ऐड करने का करेंगे। ठीक है, तो आपको राउटिंग ऐड करने के लिए अपने एंगुलर एप्लीकेशन में सिंपली एक नई फाइल ऐड करनी है। मैं इस प्रोजेक्ट में राउटिंग को एकदम स्क्रैच से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट के साथ राउटिंग नहीं ऐड की है। मैं अलग से राउटिंग ऐड कर रहा हूँ इस एप्लीकेशन में। तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि राउटिंग कैसे वर्क करती है या फिर कैसे आप अपने न्यू प्रोजेक्ट में राउटिंग को ऐड करेंगे। तो मैंने सिंपली अपने ऐप फोल्डर पर राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, और इस फाइल का मैं नाम देता हूँ सिंपली ऐप डॉट राउटिंग डॉट टी एस। ठीक है, ऐप डॉट राउटिंग डॉट टी एस। एंटर बटन मैंने प्रेस किया। फिर इसके बाद आपको दो इंपोर्ट्स करने होंगे। पहला होगा राउट्स और दूसरा होगा राउटर मॉड्यूल। तो वो इंपोर्ट हम कर लेते हैं। तो मैंने सिंपली लिखा इंपोर्ट फ्रॉम @angular / राउटर, और आप अपने इंपोर्ट्स का नाम डिफाइन करेंगे। पहला जो इंपोर्ट होगा वो होगा राउट्स और दूसरा जो इंपोर्ट होगा वो होगा राउटर मॉड्यूल। ठीक है, राउट्स और राउटर मॉड्यूल। फिर इसके बाद आप जितने अपने राउट्स डिफाइन करना चाहते हैं या फिर जितने आपको यूआरएल यूज करने हैं वो सभी यूआरएल यहाँ पे अपने राउट्स में बताने होंगे। अदरवाइज आप उस पर्टिकुलर यूआरएल को यूज नहीं कर सकते हैं। जब भी आपको कोई न्यू यूआरएल अपने एप्लीकेशन में यूज करना है, आप सबसे पहले उस यूआरएल को यहाँ राउट्स में रजिस्टर करेंगे, तभी आप उस यूआरएल को यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक राउट्स की एरे क्रिएट करूँगा। तो मैंने सिंपली लिखा कॉन्स्ट राउट्स। इसका जो टाइप होगा वो होगा राउट्स और ये जो राउट्स है वो होगा राउट का एरे।
अब हम इस एरे के अंदर अपने राउट के ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो राउट्स है, ये राउट्स, इसके अंदर हम अपने राउट के जितने भी हमारे यूआरएल होंगे उनका एरे डिफाइन करेंगे, और इस एरे में पर्टिकुलर एक राउट जो होगा या एक यूआरएल होगा वो एज ए ऑब्जेक्ट होगा। ये एक एरे है, इसके अंदर एक हमारा एक एक ऑब्जेक्ट ऐड होता जाएगा यूआरएल के रूप में या राउट के रूप में। मैंने एक ऑब्जेक्ट ऐड किया। सबसे पहले इसमें हम डिफाइन करेंगे पाथ। ठीक है, पाथ मतलब किस पाथ पे आप किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को लोड करना चाहते हैं। तो पाथ में मैंने दे दिया सपोज क्रिएट प्रोडक्ट। ठीक है, क्रिएट प्रोडक्ट पे हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ओपन होगा। तो इस क्रिएट प्रोडक्ट पे आपको कौन सा कंपोनेंट लोड करना है ब्राउज़र में वो आप डिफ़ाइन करेंगे सिंपली कंपोनेंट में। तो मैंने कंपोनेंट में डिफ़ाइन कर दिया प्रोडक्ट कंपोनेंट। यहाँ पे ये प्रोडक्ट कंपोनेंट एरर दे रहा है क्योंकि हमारे पास अभी ये प्रोडक्ट कंपोनेंट है नहीं। तो मैं इस लाइन को कमेंट करता हूँ और मैं एक नया कंपोनेंट ऐड कर लेता हूँ ताकि हमारी ये एरर रिजॉल्व हो जाए। मैं यहाँ पे दो कंपोनेंट सबसे पहले ऐड करूँगा। पहला कंपोनेंट जो होगा वो हमारे हेडर का या नेविगेशन बार का होगा, नेव बार का होगा, और दूसरा कंपोनेंट ये प्रोडक्ट कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला कंपोनेंट मैं ऐड करता हूँ हेडर के लिए। तो मैंने लिखा ng जनरेट सी कंपोनेंट। अपने कंपोनेंट का नाम मैं इसका नाम सिंपली रख लेता हूँ हेडर या नेव कर लेता हूँ। एंटर बटन मैंने प्रेस किया। जैसा आप देख सकते हैं हमारा नेव कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है, और ये आप लेफ्ट साइड में भी देख सकते हैं नेव नाम से एक नया फोल्डर ऐड हुआ है और इसमें 4 फाइल्स ऐड हुई है। सेम ऐसे ही एक हम और कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। इस कंपोनेंट का नाम होगा सिंपली प्रोडक्ट। मैंने एंटर बटन प्रेस किया, हमारा प्रोडक्ट कंपोनेंट भी क्रिएट हो गया। अब हम इस लाइन को अनकमेंट करते हैं और इस प्रोडक्ट कंपोनेंट जहाँ पे ये प्रोडक्ट कंपोनेंट है सिंपली इसका हम इंपोर्ट ऐड करेंगे या फिर इस प्रोडक्ट कंपोनेंट का पाथ ऐड करेंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट कंपोनेंट डिफाइन है सिंपली प्रोडक्ट फोल्डर के अंदर। तो वो प्रोडक्ट कंपोनेंट हमने ऐड कर लिया। सिंपली हमारी जो एरर थी वो रिजॉल्व हो गई। अब इसके बाद हम एक क्लास एक्सपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिखा सिंपली एक्सपोर्ट क्लास ऐप राउटिंग। मैंने इस क्लास को सिंपली कुछ नहीं किया, एक्सपोर्ट कर दिया। अब हमें बस आखिरी काम क्या करना है कि जो ये हमारी क्लास है इसे हम मॉड्यूल से ng मॉड्यूल से डेकोरेट करेंगे। तो आपको किसी पर्टिकुलर क्लास को कंपोनेंट बनाने के लिए क्या करना होता है, आप सिंपली उस क्लास को ऐड कंपोनेंट से डेकोरेट करते हैं। सेम वैसे ही जब आपको किसी क्लास को मॉड्यूल बनाना है तो आप उस पर्टिकुलर क्लास को ng मॉड्यूल @ng मॉड्यूल से डेकोरेट करेंगे। तो मैंने सिंपली लिखा @ng मॉड्यूल, और इस ng मॉड्यूल में हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही हम अपने इस पर्टिकुलर क्लास को जो कॉन्फ़िगरेशन या फिर जो सेटअप प्रोवाइड करना होगा वो प्रोवाइड करेंगे। सिंपली मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर ng मॉड्यूल के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करूँगा। तो मैंने लिखा इंपोर्ट्स के अंदर हमारा सिंपली एक एरे आएगा और इसमें हम क्या लिखेंगे, राउट मॉड्यूल डॉट फॉर रूट। ये फॉर रूट और फॉर चाइल्ड जब मैं राउटिंग इन डेप्थ में एक ट्यूटोरियल सीरीज क्रिएट करूँगा तो वहाँ पे बताऊँगा मैं। अभी फ़िलहाल के लिए बस आप जान लीजिए आपको राउटर मॉड्यूल डॉट फॉर रूट करना है और इसके अंदर आप अपना जो ये राउट्स है उसे पास कर देंगे। और फिर एक्सपोर्ट में आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट में आपको कुछ नहीं करना है, जो ये राउटर मॉड्यूल है आप उसे एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, आपकी राउटिंग क्लास की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब आप क्या करेंगे, ये जो ऐप राउटिंग क्लास है इसे रजिस्टर करेंगे अपने ऐप मॉड्यूल डॉट ts के अंदर। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो, कि हम अपने जो हमारा ऐप मॉड्यूल डॉट ts है इसमें 3 चीज़ें रजिस्टर करते हैं। पहला होता है डिक्लेरेशन जहाँ पे हम अपने कंपोनेंट को रजिस्टर करते हैं, दूसरा होता है इंपोर्ट्स जहाँ पे हम अपने मॉड्यूल को रजिस्टर करते हैं, तीसरा होता है प्रोवाइडर्स जहाँ पे हम अपने सर्विसेज को ऐड करते हैं। तो ये जो हमारा ऐप राउटिंग डॉट ts है ये हमारा एक मॉड्यूल है, राउटिंग मॉड्यूल है। तो मॉड्यूल को हम कहाँ रजिस्टर करेंगे, मॉड्यूल को हम रजिस्टर करेंगे इंपोर्ट्स के अंदर। तो मैंने सिंपली लिखा ऐप राउटिंग। तो मैंने ऐप राउटिंग ऐड किया, साथ ही साथ इसका इंपोर्ट भी ऐड किया। अब हमारी राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं अपने ऐप कंपोनेंट डॉट html के अंदर।
ये पहले से कुछ प्री डिफाइंड कोड है, मैं इन्हें रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली डिफाइन करूँगा राउटर आउटलेट। अब इस राउटर आउटलेट का क्या काम है? राउटर आउटलेट का बस सिंपल सा काम ये है कि जैसे ही आप अपने यूआरएल में कोई भी पाथ टाइप करते हैं या फिर कोई भी यूआरएल टाइप करते हैं, सपोज आपने टाइप किया आपके डोमेन का नाम, सपोज आपके डोमेन का नाम था www.abc.com, तो आपने ब्राउज़र में टाइप किया www.abc.com/create प्रोडक्ट। सिंपली आपका ये पाथ एक्टिवेट होगा, ये पाथ हिट होगा, तो क्रिएट प्रोडक्ट पाथ जब एक्टिवेट होगा या हिट होगा, इसके बेस पे कंपोनेंट कौन सा डिफाइन है? प्रोडक्ट कंपोनेंट डिफाइन है। तो इस प्रोडक्ट कंपोनेंट को दिखाना कहाँ है? कैसे आप इस प्रोडक्ट कंपोनेंट को डिस्प्ले कराएंगे? तो वो प्रोडक्ट कंपोनेंट डिस्प्ले होगा आपका ऐप कंपोनेंट डॉट HTML के अंदर, या फिर जहाँ पे आपने राउटर आउटलेट डिफाइन किया होगा वहाँ पे आपका जो करंट एक्टिवेटेड राउट है और उससे रिलेटेड कंपोनेंट है वो डिस्प्ले होगा। तो जब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी मैं क्रिएट प्रोडक्ट टाइप करूं अपने यूआरएल में, मुझे प्रोडक्ट कंपोनेंट डिस्प्ले होना चाहिए। तो आपको ये जो ऐप कंपोनेंट डॉट HTML के अंदर सिंपली प्रोडक्ट कंपोनेंट का कोड पुट हो जाएगा और आपको अपने ब्राउज़र में या फिर अपने एप्लीकेशन में प्रोडक्ट कंपोनेंट डिस्प्ले होने लगेगा। अगर जो मैंने चीज़ें बताई वो आपको क्लियर नहीं है तो आप एक मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि जैसे ही मैं ब्राउज़र में टाइप करूँगा क्रिएट प्रोडक्ट, आपको डिस्प्ले होगा प्रोडक्ट कंपोनेंट में जो कोड लिखा होगा वो, और वो कोड डिस्प्ले होगा राउटर आउटलेट की हेल्प से। ठीक है, तो ये तो हमारे राउटिंग का कोड कंप्लीट हो गया। अब हम अपने एप्लीकेशन में एक नेविगेशन बार ऐड करेंगे। तो नेविगेशन बार को आप कहाँ डिफाइन करेंगे? मैंने उसके लिए एक नया कंपोनेंट ऐड किया था जिसका नाम था नेव। मैं इसकी नेव कंपोनेंट डॉट HTML फाइल खोलता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कोई कोड डिस्प्ले नहीं हो रहा है। सिंपली मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 की नेविगेशन बार ऐड करूँगा। तो बूटस्ट्रैप 4 की नेविगेशन बार आपको ऐड करने के लिए सिंपली जाना है गूगल पे। आप गूगल पे आइए और सिंपली सर्च कीजिए बूटस्ट्रैप 4 नेव बार। पहली लिंक को आप ओपन कीजिए। ठीक है, आप स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ये नेविगेशन बार डिस्प्ले हो रहा है और इस नेविगेशन बार के लिए ये कोड रिस्पॉन्सिबल है। मैं सेम इसी कोड को कॉपी करता हूँ और अपने नेव बार में डिफाइन करूँगा। तो जो हमारा नेव कंपोनेंट डॉट HTML है, जो कॉपी कोड है, सिंपली मैं इसकी HTML फाइल में डिफाइन करूँगा। तो ये तो हमने अपने नेविगेशन बार का कोड नेव कंपोनेंट डॉट HTML में डिफाइन कर लिया। अब हम इस नेव कंपोनेंट डॉट HTML को, ये जो कंपोनेंट है, इसको भी कहीं रजिस्टर करेंगे या फिर कहीं डिफाइन करेंगे जिससे ये कंपोनेंट डिस्प्ले हो। अभी क्योंकि ये कंपोनेंट केवल क्रिएटेड है, कहीं यूज नहीं हो रहा है, तो ये कंपोनेंट कहीं डिस्प्ले नहीं होगा आपको। तो इस कंपोनेंट को टॉप पे डिस्प्ले कराने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे? आप आएंगे ऐप कंपोनेंट डॉट HTML के अंदर और जो राउटर आउटलेट है, जब भी आप ब्राउज़र में कोई URL टाइप करेंगे तो आपका जो पाथ होगा उसके बेस पे यहाँ पे कंपोनेंट तो रेंडर होगा, लेकिन उसके जस्ट टॉप पे आपको हमेशा एक नेविगेशन बार चाहिए होगा। तो नेविगेशन बार को आपको कहीं राउटिंग में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कीजिए, डिफाइन कीजिए ऐप नेव, जहाँ भी आपका राउटर आउटलेट है जस्ट उसके ऊपर मैंने ऐप नेव डिफाइन कर दिया। मतलब जब भी आपका कोई कंपोनेंट डिस्प्ले होगा जस्ट उसके ऊपर नेविगेशन बार भी डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये हमने नेविगेशन बार डिफाइन कर दिया, जस्ट उसके नीचे राउटिंग आउटलेट डिफाइन कर दी। अब हम आते हैं अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट कंपोनेंट है वो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं और जो नेविगेशन बार है वो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। मैं अपने एप्लीकेशन को रन करता हूँ। मैंने सिंपली ng सर्व कमांड टाइप की ब्राउज़र में, एंटर बटन प्रेस किया। अच्छा ये बताइए, अगर मैं अभी इस एप्लीकेशन को रन करूँगा तो क्या मुझे ये जो नेव बार है वो मतलब सही से डिस्प्ले होगा कि नहीं होगा? नहीं डिस्प्ले होगा, क्योंकि ये जो नेव बार है ये हमने ऐड की है बूटस्ट्रैप की, और अभी तक हमने अपने एप्लीकेशन में, क्योंकि मैं आपको एकदम स्क्रैच से इस एप्लीकेशन पे वर्क करना सिखा रहा हूँ, तो अभी तक हमने कहीं बूटस्ट्रैप तो ऐड नहीं किया। तो हमें बूटस्ट्रैप भी ऐड करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एप्लीकेशन रन करके दिखा दूं कि कैसे दिखता है जब हम बूटस्ट्रैप को नहीं ऐड करते हैं, या फिर मतलब करेक्टली हमारा नेविगेशन बार डिस्प्ले नहीं होगा। जैसा आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन रन हो गया है। अब हम ब्राउज़र में आते हैं और ब्राउज़र में मैं रिडायरेक्टेड हूँ इस समय क्रिएट प्रोडक्ट पे, और आप देख सकते हैं आपको प्रोडक्ट वर्क्स तो डिस्प्ले हो रहा है। ये प्रोडक्ट वर्क्स आ रहा है सिंपली हमारे
प्रोडक्ट कंपोनेंट्स से, लेकिन नेविगेशन बार की जगह पे आपको कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए आपको अपने एप्लीकेशन में बूटस्ट्रैप ऐड करना होगा। उसके लिए आप वापस गूगल पे आइए, गूगल पे सर्च कीजिए आप बूटस्ट्रैप 4, एंटर बटन प्रेस कीजिए। आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आइए और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको w3schools.com दिख रहा है और यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 ट्यूटोरियल डिस्प्ले हो रहा है। सिंपली मैं इसी लिंक को ओपन करता हूँ और थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बूटस्ट्रैप 4 एग्जाम्पल करके दिख रहा है। मैं इसे ट्राई इट्स योरसेल्फ पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे सीडीएन लिंक चाहिए बूटस्ट्रैप की। तो यहाँ पे आपको सीडीएन लिंक मिल जाएगी बूटस्ट्रैप की। सिंपली मैं यही लिंक कॉपी करता हूँ। ये 4 लिंक ध्यान दीजिएगा, 3 स्क्रिप्ट टैग हैं और एक लिंक टैग है, CSS की है। मैं चारों लिंक को कॉपी करता हूँ और आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। फिर इसके बाद मैं आता हूँ अपने index.html में और index.html में मैं सिंपली यहाँ पे ऑलरेडी एक लिंक डिफाइन है, इसी के नीचे मैं अपनी लिंक को पेस्ट कर देता हूँ और अब मैं वापस आता हूँ अपने ब्राउज़र में। अब जैसा आप देख सकते हैं मैं सेम क्रिएट प्रोडक्ट URL पे ही हूँ अभी, लेकिन अब हमारा नेविगेशन बार है वो एक अच्छे तरीके से डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट वर्क्स भी डिस्प्ले हो रहा है सही ढंग से। तो हम अपने नेव कंपोनेंट पे भी थोड़ा वर्क कर लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ अननेसेसरी लिंक हैं, तो मैं इसे रिमूव कर लूँगा। उसके लिए मैं वापस अपने विजुअल स्टूडियो कोड में नेव component.html पे आता हूँ। सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे एक फॉर्म टैग है, मैंने इसे रिमूव किया। फिर इसके बाद नीचे li मैंने रिमूव की जिसमें डिसेबल्ड लिखा हुआ है। फिर इसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो यहाँ पे आपको ये li जो है वो एक ड्रॉप डाउन को डिस्प्ले करा रहा है, तो मैं इसे रिमूव नहीं करता हूँ, सिंपली मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। फिर इसके बाद से है हमारा जो करंट करके एक और li है उसे भी मैंने रिमूव कर लिया। बस मेरी अब एक लिंक बच गई है, एक li। मैं सिंपली इसको कर लेता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पे href को मैं रिमूव करूँगा और डिफाइन करूँगा राउटर लिंक। राउटर लिंक में मैं अपने सेम उसी पाथ को डिफाइन करूँगा जिस पाथ पे या फिर जिस URL पे मुझे रिडायरेक्ट होना है। तो मुझे जाना कहाँ पे है, जब भी मैं प्रोडक्ट लिंक पे क्लिक करूँ सिंपली मुझे जाना है क्रिएट प्रोडक्ट पे। तो मैंने सेम वही पाथ डिफाइन किया हुआ है राउटर लिंक में जो मैंने अपने ऐप routing.ts के अंदर डिफाइन किया था। यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट नेव बार में भी मैंने सेम वही प्रोडक्ट डिफाइन किया हुआ है। वापस आते हैं हम अपने ब्राउज़र में। अब आप देख रहे हैं मैं लोकल होस्ट 4200 पे रिडायरेक्टेड हूँ और मुझे यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है और मैंने नेव बार को भी क्लियर कर लिया है। जैसे ही मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ अब आप देखेंगे हमारे जो ब्राउज़र का पाथ है या URL है वो हो गया क्रिएट प्रोडक्ट और यहाँ पे प्रोडक्ट वर्क्स डिस्प्ले हो रहा है। यानी हमने अपने एप्लीकेशन में राउटिंग को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया है। हम नेक्स्ट पार्ट में प्रोडक्ट पे वर्क करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस पार्ट को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।